ट्रांजिस्टर मॉडल्स क्या होता है इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। ट्रांजिस्टर मॉडल्स को एसी इक्विवेलेंट सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांजिस्टर एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने देखा था कुछ इस तरह का सर्किट था जिसमें कॉमन बेस एंड इमीटर 3 टर्मिनल्स था। एमीटर को ग्राउंड किया गया था एंड इसको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बोलते थे। इस सर्किट को प्लस VCC DC बैटरी से कनेक्ट करते थे, देन इसका DC एनालिसिस करते थे। सेम कॉन्फ़िगरेशन में अगर AC एनालिसिस करना होगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर इसका AC एनालिसिस करना है तो इस कॉन्फ़िगरेशन का एक AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होगा एंड AC इक्विवेलेंट सर्किट जो बनाएंगे उसको बोलेंगे ट्रांजिस्टर मॉडल। ट्रांजिस्टर मॉडल के हेल्प से कोई भी ट्रांजिस्टर का AC एनालिसिस कर सकते हैं, इसलिए यह टॉपिक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। लास्ट तक देखें टू गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ट्रांजिस्टर मॉडल का दो टाइप होता है। फर्स्ट वन इज़ हाइब्रिड पाई मॉडल। हाइब्रिड पाई मॉडल को इस तरह डिज़ाइन करते हैं, इमीटर ग्राउंडेड है तो यहाँ पर भी इमीटर को ग्राउंड कर देंगे। DC कॉन्फ़िगरेशन सर्किट है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग AC इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं। यहाँ पर बेस टर्मिनल है, इसमें IB करंट फ्लो कर रही है। AC इक्विवेलेंट सर्किट है तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल लेटर का यूज़ कर रहे हैं। IB जो है वो R पाई रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। यहाँ पर जो R पाई रेजिस्टेंस है उसको बोल देंगे स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर, या फिर बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ट्रांजिस्टर को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन लेयर के कारण पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता है जो कि कुछ न कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, करंट के फ्लो का ओपोज करता है, करंट का फ्लो जो है उसको ओपोज करता है। इसलिए इस R पाई रेजिस्टेंस को हम लोग इक्विवेलेंट ट्रांजिस्टर मान लेंगे। एंड कलेक्टर की बात करें तो यहाँ पर कलेक्टर बना दिए हैं। कलेक्टर से IC करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पर जो सिंबल है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट सोर्स। BEE में ऑलरेडी हम लोग डिपेंडेंट सोर्स एंड इंडिपेंडेंट सोर्स को पढ़ चुके हैं। डिपेंडेंट सोर्स का मतलब है कि ऐसा सोर्स जो किसी फैक्टर पर डिपेंड रहता है। DC कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देख चुके हैं, इनपुट साइड में अगर पोटेंशियल चेंज करेंगे तो आउटपुट पर करंट चेंज होगी। सपोज IB अगर 2 एम्पियर दे रहे हैं तो आउटपुट पर जो IC है दैट इज़ कलेक्टर करंट वो मिलेगा 10 एम्पियर। 10 एम्पियर क्यों मिल रहा है? हम लोग करंट गेन के बारे में पढ़ चुके हैं जिसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर कलेक्टर करंट IC जो है वो बीटा टाइम IB होता था। IB का वैल्यू 2 एम्पियर है पर करंट गेन 5 है, सो IC इज इक्वल टू 5 इंटू 2 हो जाएगा एंड हमें मिलेगा 10 एम्पियर। इसका मतलब है जो आउटपुट करंट है दैट इज़ IC वो इनपुट करंट IB पर डिपेंड रहता है। इसलिए AC इक्विवेलेंट सर्किट में जो IC आ रही है इनपुट होने वाली बेस करंट पर डिपेंड कर रही है, इसलिए डिपेंडेंट सोर्स बनाकर रखा गया है। डायरेक्शन नीचे की ओर है क्योंकि करंट इस साइड फ्लो कर रही है। इसमें इमीटर से IE करंट फ्लो कर रही है, सो इसमें भी इमीटर से IE करंट फ्लो करेगी। एंड आउटपुट पर एक रेजिस्टर लगा देते हैं जिसको आउटपुट रेजिस्टेंस बोलेंगे। इस तरह DC कॉन्फ़िगरेशन का इक्विवेलेंट AC सर्किट बना सकते हैं जिसके हेल्प से ट्रांजिस्टर का AC एनालिसिस करते हैं। AC एनालिसिस करने के लिए 3 पॉइंट याद रखेंगे। पहले इस स्मॉल सिग्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे, देन आउटपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करेंगे एंड जो डिपेंडेंट सोर्स है उसको सोल्व करेंगे। इसमें VB जो है वो बेस एंड इमीटर के बीच का पोटेंशियल है एंड इसमें GM क्या है उसको हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग इसमें 3 पॉइंट याद रखते हैं। फर्स्ट है स्मॉल सिग्नल रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय R पाई एंड R पाई इज इक्वल टू VBE बाय IB। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग आउटपुट रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे जिसको R0 से डिनोट करते हैं। अगेन ओम्स लॉ अप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं R0 इज इक्वल टू VA बाई IS, where VA is the early potential and IS is the saturation current। अर्ली पोटेंशियल का मतलब है जब करंट सेचुरेट होती है उस टाइम जो अर्ली वोल्टेज होता है, मतलब सबसे पहले का जो वोल्टेज वैल्यू होगा उसको अर्ली पोटेंशियल बोलते हैं।
एंड लास्ट स्टेप में डिपेंडेंट सोर्स को सोल्व करना होता है, जिसको GM VBE भी बोल रहे हैं, जहाँ पर VBE जो है वो बेस इमीटर वोल्टेज है एंड GM का मतलब होता है ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांजिस्टर के कंडक्टेंस को ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं, जिसको GM से डिनोट करते हैं एंड GM इज इक्वल टू IC/VBE होता है। इनपुट पर स्मॉल चेंज के कारण आउटपुट पर करंट काफ़ी ज़्यादा चेंज होती है, इसलिए ट्रांजिस्टर को एम्पलीफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइब्रिड पाई मॉडल। नेक्स्ट है टी मॉडल, जिसको RE मॉडल भी बोलते हैं। टी मॉडल को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड पाई मॉडल लाइक एक्यूरेसी। हाइब्रिड पाई मॉडल जो है वो एक्यूरेट होता है, लो फ्रीक्वेंसी सर्किट्स के लिए एक्यूरेट होता है। एंड अगर इसमें हम लोग पैरासिटिक एलिमेंट्स एंड इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस को ऐड कर देंगे, हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स को भी एक्यूरेटली परफॉर्म करेगा, जो कि इसको ईजियर बनाता है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्नल एम्पलीफिकेशन, करंट गेन एंड इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस। हाइब्रिड पाई मॉडल के हेल्प से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर किस तरह रिस्पोंड करेगा। वोल्टेज और करंट में जब स्मॉल वेरिएशन होगा तो उस टाइम ट्रांजिस्टर किस तरह रिस्पोंड करेगा, ये हम लोग हाइब्रिड पाई मॉडल के हेल्प से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस लाइक जंक्शन कैपेसिटेंस। ट्रांजिस्टर का जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल को लिमिट करता है। अगर इनपुट सिग्नल हायर स्पीड से वेरी करेगा तो जो ट्रांजिस्टर है वो इंस्टेंटली रिस्पोंड करने के लिए एबल नहीं होता है। पैरासिटिक एलिमेंट्स लाइक बेस इमीटर कैपेसिटेंस एंड द बेस कलेक्टर कैपेसिटेंस, इन एलिमेंट्स के कारण ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन है वो कभी कभी फेल हो जाता है। इसमें जो स्मॉल सीरीज बेस रेजिस्टेंस रहता है दैट इज RX, उसके कारण गेन रोल ऑफ हो सकता है ड्यू टू द मिलर इफेक्ट कैपेसिटेंस। मिलर इफेक्ट कैपेसिटेंस के कारण गेन रोल ऑफ हो सकता है। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो हाइब्रिड पाई मॉडल का यूज़ ट्रांजिस्टर का AC एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ट्रांजिस्टर किस तरह बिहेव करेगा, उसके बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए इस मॉडल का यूज करते हैं। यह मेथड स्पेशली हाई फ्रीक्वेंसी पर यूजफुल होता है, जहाँ पर अदर मॉडल्स जो है वो लेस एक्यूरेट होता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।